हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्टडी चैनल राम सर स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और मैं आपको आज से इस चैनल पर पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटी, जिसमें हम अपनी पॉलिटी की शुरुआत करेंगे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे संविधान को बनने में बेशक 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हमारे संविधान को बनने की शुरुआत ब्रिटिश इरा से ही ब्रिटिश के शासनकाल से ही शुरू हो चुकी थी। जिसमें जिसमें कि पहला जिस जिसकी कि हम कहीं ना कहीं शुरुआत मानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी का शासन 1773 से कम 1858 तक मानी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में व्यापार करने भारत में सिर्फ व्यापार करने के मकसद से ही आई थी। लेकिन कुछ समय पश्चात या कुछ सालों के बाद क्या हुआ, कंपनी भारत में अपने ढंग से कुछ मनमानियाँ करने लगी, जिससे कि ब्रिटेन में बैठी ब्रिटिश सरकार काफ़ी असहज महसूस कर रही थी, या फिर उनको या फिर उनकी कुछ इस मनमाने रवैये से कहीं न कहीं उनको कुछ परेशानी दिख रही थी, जिसके लिए ब्रिटेन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने उस महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम ने कुछ कानून पारित किए, जिससे कि कंपनी के इस तरीके के मनमाने रवैये को कहीं न कहीं नियंत्रित किया जा सके। जिसके लिए पहला एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। दोस्तों, इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस एक्ट को लाने की ज़रूरत इसीलिए ही पड़ी थी क्योंकि कंपनी काफ़ी मनमाने ढंग से भारत में जो है व्यापार कर रही थी, जिसके कारण महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। दोस्तों, इस एक्ट को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। पहली बार जो कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इस एक्ट के द्वारा ही मान्यता प्रदान की गई थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी इसी के द्वारा रखी गई थी। मतलब कि समझ सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी तरीके की एक केंद्रीय प्रशासन यानी कि सेंटर की नींव भी इसी एक्ट के द्वारा 1773 के द्वारा रखी गई थी। तो दोस्तों, समझते हैं इसकी कुछ विशेषता होगी, इस एक्ट की विशेषता होगी। तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, पहले जो हुआ करता था सिर्फ बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस पद को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। तो ये पॉइंट आपके लिए वनडे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है, ये पूछा भी गया कई बार। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दोस्तों, फिर इसके बाद जैसे जैसे जब इस पद का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, तो इसके साथ ही इसमें मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर के मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। पहले क्या होता था कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होते थे उनकी अपनी अपनी पृथक पृथक शक्तियाँ हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इस पद का विस्तार किया गया, इस पद को जैसे ही बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, तो इस पद को विस्तार देने के साथ साथ इसकी शक्तियों को भी विस्तार दिया गया, जिसके तहत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। और दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। जैसे कि हमारा हाई कोर्ट, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा पहला हाई कोर्ट बना था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो कि 1773 के इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में स्थापित किया गया था, जो कि फिर बाद में स्थानांतरित होकर आज के वर्तमान समय में नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पहले और दोस्तों इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, जैसे कि आज के टाइम में हम सीजीआई की बात करते हैं, तो उसी टाइप से जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। दोस्तों, इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। दोस्तों, क्या होता था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जब व्यापार करने भारत में आई थी, तो उसके कुछ कर्मचारी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस करने के साथ साथ अपना कुछ पर्सनल बिजनेस भी किया करते थे, अपना जिसे कह सकते हैं निजी व्यापार भी किया करते थे। और भारतीय जो लोगों से कुछ उपहार के रूप में कुछ रिश्वत लिया करते, जिसको कि वो उपहार का नाम दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी एक्ट के द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी व्यापार को, और जो भारतीय लोगों से जो रिश्वत के लिया करते थे उपहार के रूप में, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी कि अब कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारतीय लोगों से किसी तरीके का कोई उपहार व रिश्वत नहीं ले सकता था। ठीक है दोस्तों, इस एक्ट की ये इतनी विशेषताएं काफ़ी हैं आपके वनडे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों फिर इसके बाद दूसरा जो एक्ट लाया गया वो 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया। दोस्तों इस एक्ट को लाने के मुख्य कारण ये थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इस एक्ट को कहीं ना कहीं लाया गया था। इस एक्ट की विशेषताएं ये थी कि कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। जैसे कि समझ सकते हैं आपके, जैसे कि कंपनी का पहले क्या होता था, कंपनी का राजनीतिक कार्यों में और जो राजनीतिक कार्यों में प्लस वाणिज्यिक कार्यों में इंटरफेयर हुआ करता था। मतलब कंपनी कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत की राजनीति को भी कंट्रोल किया करती थी और भारत के व्यापार को भी। लेकिन इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब कि अब कंपनी पूरी तरीके से, ना तो कंपनी का पूरा इंटरफेयर राजनीति में नहीं हो सकता था। ठीक है दोस्तों, तो इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक अधिकारों को पृथक कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन भी दोस्तों इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि स्पेशली कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अब दोस्तों फिर इसके बाद आता है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट। दोस्तों इस एक्ट में ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। जैसे कि आज के टाइम में हम देखते हैं केंद्र सरकार होती है, वैसे ही उस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारत में केंद्रीकरण की नींव रख दी थी, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही रखी गई थी। इस एक्ट की विशेषताएं दोस्तों क्या थी? इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जैसे कि 1773 के हमने एक्ट में देखा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा अब फिर बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियाँ निहित थी, जो कि आज इस पद को कहीं ना कहीं हम कोरिलेट कर सकते हैं आज के राष्ट्रपति पद से। लगभग ये राष्ट्रपति का पद था जिसको जो कि इसको फिर बाद में राष्ट्रपति के पद के नाम से आज हम जानते हैं। दोस्तों इसमें सभी नागरिक व सैनिक शक्तियाँ निहित थी। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति में भी सभी सैन्य व नागरिक शक्तियाँ निहित होती हैं, उसी तरीके से इस एक्ट में भी बंगाल के गवर्नर में भारत के गवर्नर जनरल में ये सभी शक्तियाँ निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है दोस्तों। और फिर हाँ, इस एक्ट के द्वारा 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जैसे कि आज के टाइम में जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं IAS PAS, उस टाइम पे इस पोस्ट का नाम ICS हुआ करता था। तो इसका भी आयोजन इस एक्ट के द्वारा ही 1833 में किया गया था। लेकिन हालांकि फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ा, क्योंकि इसमें सभी को भारतीयों को आने की सभी भारतीय इस एक्ट में दोस्तों फिर इसी में ही चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। हालांकि फिर बाद में जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसका विरोध किया तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इसमें था क्या, इसमें सभी भारतीयों के लिए जो आज के टाइम की जैसे सिविल सर्विसेज होती हैं IAS PAS, उसी टाइप की सर्विसेज का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी भारतीय भाग ले सकते थे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसको समाप्त करना पड़ा। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी हम आपको कम पढ़ाने की कोशिश करते हैं जैसे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम मिलते हैं इसके अगली वीडियो में इसके आगे का पार्ट को लेकर के। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी बताएं।